बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान गए, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो मुश्तरका तौर पर एलामिया सामने आया, उसका लुब्बे लुबाब कुछ यूँ था कि अफगान अमन अमल के हवाले से और अफगानिस्तान में मुआशी तरक्की के हवाले से दोनों हुकूमतें माजी की खदमात और ताल्लुकात पर मोतरफ भी हैं और मुस्तकबिल के लिए मुत्तफिक भी हैं। और ये एक खुशगवार माहौल था कि अफगान अमन अमल के हवाले से जितनी पेशरफ्त थी उस पर मजीद तगोदो करने पर भी इत्तफाक किया गया। बात करेंगे अब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से। गुज़श्ता कुछ दिनों में जिस तरह की मूव्स देखी गई पीडीएम की तहरीक से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उससे बज़ाहिर ये लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनफरादी तौर पर अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनके बेशतर रहनुमा इस बयानिए को तर्क करते हैं। उनका यही कहना है कि पीडीएम का बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और नून का बयानिया पीडीएम का बयानिया है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कि पुराने जो साथी और रुफका हैं वो क्या राय रखते हैं, वो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मूव क्या होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, आपकी कुछ पेशीन गोइयां जो आपने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में की थी वो सच साबित हुई, लेकिन नून लीगी जो रहनुमा है वो उससे इत्तफाक नहीं करते, अभी भी उसे रद्द करते हैं, इतने हकायक मौजूद होने के बावजूद भी। क्या समझते हैं जीबी के नताइज और बाद में जो इल्जामात लग रहे हैं, क्या नून लीग अपना रास्ता अलग कर लेगी? देखिए, रास्ता अलग करना तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये शराजा जो है ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, इससे ज़्यादा पीएमएलएन से ज़्यादा कौन जानता है कि जिसकी हुकूमत मरकज में हो वो किस तरह से इलेक्शन लड़ते हैं, किस तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं। क्योंकि माजी के अंदर यही होता रहा। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने देख लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीपल्स पार्टी का इतना वजूद ही नहीं था आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बन गई और चौधरी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए वहाँ पे। तो ये माजी के अंदर होता रहा है। यहाँ पे जिसकी हुकूमत मरकज के अंदर हो वही सूबा कह रहा हूँ मैं, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं। और वहाँ के लोग भी, उनका जो रुझान है वो ये है कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों की खिदमत करते रहें, हम डेवलपमेंट के काम करवाते रहें। और मुस्लिम लीग नून तो इस हद तक आगे चली गई थी कि सारी दुनिया ने उनको समझाया, देखें ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका दायां बाजू है। आप हमेशा ये कहते थे कि कोहाला के उस पार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और इस पार पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ये मैंने खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीरें जो उनके साथ मैंने की, वहाँ जाके ये बातें सुनी। लेकिन इस लालच में कि हम अपनी हुकूमत वहाँ पर बनाएं, अपना वजीर आज़म वहाँ पर बैठाएं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्यों तकवीत दें, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बखेर दिया और वहाँ पे उन्होंने अपनी जमात का जो है वो बुनियाद रख दी और उसके बाद फिर अपनी हुकूमत भी बना ली। इजाजुल हक साहब, आपका एक ट्वीट देखा मैंने। इजाजुल हक साहब, आपका मैंने ट्वीट देखा कि बहुत से सियासतदान जो हैं वो आज भी 4 नंबर गेट के बाहर खड़े हैं इंतज़ार में, और आपने कहा कि मैं सबूत पेश कर सकता हूं। तो क्या उन सियासतदानों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी लोग शामिल हैं? इन्हीं के लोग शामिल हैं। इन्हीं के शामिल फजल रहमान साहब के कम लोग शामिल हैं बीच में। अच्छा, इन्हीं के शामिल हैं सिर्फ, बिल्कुल ना। इस वक्त कोई नेशनलिस्ट पार्टीज के एक दुक्के के अलावा नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हमेशा से हैं और हमेशा से रहते हैं किसी न किसी अंदाज में। लेकिन साथी जो है वो जाकर मानते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले भी हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं राब्ते हैं, लेकिन राब्ते उधर से किए जाते हैं, इधर से नहीं। देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है, राब्ता उधर से हो या इधर से हो। कान को इधर से पकड़े या दूसरी तरफ से पकड़े, बात तो एक ही है कि राब्ता किधर से भी किया जा रहा हो। अगर किसी की समझ में कोई बात आ रही होगी तो वो समझ जाएगा कि राब्ते करने का मकसद क्या है और क्यों राब्ते किए जा रहे हैं। साहब, चले एक बात कर दें, नून लीग वाले देखें, एक चीज मुझे वाज़ेह कर दें, ये राब्ते मुस्लिम लीग नून के अंदर से शहबाज शरीफ के करीबी लोग कर रहे हैं या मरियम के करीबी लोग कर रहे हैं? देखें, दोनों तरफ से है। कुछ लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, जो कि इतने मंजर आम पे नहीं है। अभी मैं नाम मुझसे ना खिलवाना, जो इतना सामने नहीं आ रहे जलसे जुलूसों के अंदर,
उनके बाकायदा राब्ते हैं और वो बाकी दूसरे दोस्तों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इनका तल्लक लाहौर से है या पोटोहार से है? की तरह या अल्ताफ हुसैन वाला ना करवा लें। चलें ये बता दें, इनका तल्लक लाहौर से है कि पोटोहार से है? बस लाहौर के करीब से ही आप समझ लें, पोटोहार से नहीं है, लाहौर के करीब से ही है। आप राना तनवीर का नाम नहीं लेते, वैसे कहते हैं। तो इसी नहीं, राना तनवीर साहब का तो मैं नाम तो किसी का भी मैं नहीं लेना चाह रहा। मेरे सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको भी मालूम है कि कौन कौन राब्ते कर रहे हैं, और देखें वो जाकर अपने लोगों को भी समझा रहे हैं कि ये बयानिया गलत है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि किस तरह से जाके अपनी लीडरशिप को समझाएं, क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि वो अब कुछ सोचने समझने के शायद कोई उनको माऊफ कर दिया गया है, या कहीं से ऐसा किसी ने कोई हाथ रख दिया है पीठ पर कि भाई चलें जो कर रहे हैं आप करते रहें। चलें एक और सवाल का जवाब दे दें। ये नवाज शरीफ ने सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की, तैयारी थी, सारा कुछ था, क्या नवाज शरीफ बीमार थे या नवाज शरीफ की कोई बात नहीं मानी गई या नवाज शरीफ ने अकर के दिखा दिया सरबराही इजलास जो था पीडीएम का? देखें बयानिए के ऊपर बहुत से एतराज़ात हैं। मेरा ख्याल है कि इस बयानिए के ऊपर इतने एतराज़ात हैं कि कोई भी जमात चाहे कितनी भी एक्सट्रीमिस्ट क्यों ना हो या नेशनलिस्ट क्यों ना हो, ये नहीं वो समझते कि हम इस मुल्क के अंदर सियासत भी करेंगे और फिर हम इस किस्म की गाली गलोच भी करेंगे अदारों को। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सक रहा। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो राय हैं इस वक्त, और बहुत एक्सट्रीम पे दो राय हैं, और बहुत से लोग जो बिल्कुल खामोश हैं, चंद एक हैं, मैं समझता हूँ एक हाथ की उंगलियों पे आप गिन सकते हैं उनको, जो कि लाइमलाइट में हैं, जो कि सामने हैं, जो कि इस बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है वो खामोश है और परेशान है और राब्ते में है, हमसे भी राब्ते में है। आप ये कहते हैं कि लाइमलाइट में 2-4 लोग हैं, वो जो चुप हैं, खामोश हैं, मसलहत के तहत बहुत समझ बूझ के बोलते हैं, उनकी ये राय है कि पीडीएम का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है, उनका बयानिया ही हमारा बयानिया है। लेकिन अगर इस बयानिए पे इख्तलाफ हो जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलग हो जाए उस एक खास बयानिए पे, तो फिर उनके पास क्या बचेगा कि पीडीएम का बयानिया ही हमारा बयानिया है? तो क्या तब फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या बन चुका? देखिए इवेंचुअली अगर इन्होंने अपनी सिरात मुस्तकीम पे ना आए और सीधे रास्ते पे ना चले, तो लोगों ने इस मुल्क में सर्वाइव भी करना है, लोगों ने इस मुल्क के अंदर सियासत भी करनी है, और लोग माजी में देख भी रहे हैं कि जिन लोगों ने इतना एक्सट्रीम स्टैंड लिया, उनकी जमातों के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा इजाज़ुल हक साहब, शाहिद खान अब्बासी किसके साथ हैं? बयानिए के साथ हैं या? खान अब्बासी साहब बड़े ज़हीन सियासतदान है, वो मतलब गुस्सा उनमें भी बहुत ज्यादा है। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो समझदार शख्स हैं, बहुत ज़हीन सियासतदान हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो दिल से बयानिया के साथ होंगे, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूं मैं ये कहूंगा, लेकिन गुस्सा उनको जरूर है। बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा जो रद्द करते हैं इस बयानिए को बातनी तौर पे, लेकिन जाहिरी तौर पे वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक बुनियादी तौर पे तासुर ये भी है कि पीडीएम से ये रास्ता अलग कर लेंगे, लेकिन वो इसको भी रद्द करते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। माइजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माइजा साहिबा, गुज़श्ता कुछ दिनों से जो एक तासुर पनप रहा है, जिसे आप रद्द कर सकती हैं कि पीडीएम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की वजह से अलग हो जाएगी, आप क्या समझती हैं कि ये तासुर ही गलत है या कहीं ना कहीं पे वजूहात शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है और उस ख्वाहिश को तासुर बना के बार बार बात करने वाले चाहते हैं शायद कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत यही है कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म एक हकीकत है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जलसे कर रहे हैं। अच्छा अमीर साहब, आपने ख्वाहिश की जिक्र की, लेकिन जो जीपी में इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून को जो वोट पड़े हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को, अगर उसकी रेशो देखी जाए और आपके जलसों को देखा जाए और आपके बयानिया को देखा जाए तो बहुत फर्क है। जिस तरह के हमारे जलसे हुए हैं वो आपकी कैमरे की आंख ने दिखाए भी हैं, और जो नंबर्स जितने लोग आए हैं मरीम नवाज के जलसे में, और एक दिन जलसा एक नहीं होता था, एक दिन में मेरा ख्याल है 4-5 जलसे होते थे।
तो उसमें जो है एक एरिया जो है 5-5 घंटे दूर होता था, और उस एरिया के अंदर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी आबादी थी उसमें से कोई 80% लोग वहाँ पे बाशमूल औरतें जो हैं वहाँ शामिल होती थी। मैं यही हम जानना चाहते हैं माइजा हमीद साहिबा। मान लिया धांधली हो गई, धांधली से उम्मीदवार जीत गया तो साफ पता चलता है कि धांधली हुई है। और मैं कह रहा हूँ आपका बात आपकी माइजा साहब आपकी बात मान ली कि धांधली हुई, धांधली से उम्मीदवार जीत गया। शामिल है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ धांधली हुई, धांधली से उम्मीदवार जीत गया पीटीआई का, या जीत गया किसी और जमात का, या जीत गया आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन आपके कैंडिडेट को तो वोट पड़े ना, वो इतने कम क्यों पड़े कि उसके वोट पड़ने में भी धांधली हुई? इसको थोड़ा सा जी ऑब्वियसली वो भी मैंने कहा ना कि रिजर्वेशन हमें हैं, कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन हैं। तो अगर धांधली हुई है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ दूसरी पार्टी को ज्यादा वोट पड़े। एहसन इकबाल साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को अपना लेटर भेजा था, जिसने कहा था कि जो है ये इस किस्म की चीजें हो रही हैं, फ्री पोल रिगिंग भी हो रही है, आप इसे रोकने की कोशिश करें। जब वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर साहब कह सकते हैं कि मैं इस मामले में जो हूँ वो बेहद मेरा जोर नहीं है इसमें, और मैं बिल्कुल जो हूँ बेबस हूँ, तो आप क्या समझते थे वहां पे क्या होगा? चले, एक अच्छा मौका था ना, आपके तहफ्फुजात भी थे, विफाकी हुकूमत भी अब आपको एक मौका दे रही है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लेते हैं, मिल बैठ जाते हैं और आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दे लेते हैं। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि एमपीएस नहीं खरीदे जाते, इस बात को भी डिनाई नहीं किया कि धांधली नहीं होती। उनका यह कहना है कि मुस्तकबिल के लिए एक लाहेअमल तरतीब दे देते हैं। तो मेज पे बैठने को तैयार क्यों नहीं आप लोग? हमने जो पीडीएम की अपनी शरायत रखी हैं उस पे भी मेज पे बैठे ना, आके बात करें हमारे साथ, क्यों नहीं करते? जब बात कहते आपने वो जो शरायत रखी है वो तो हुकूमत के लिए रखी नहीं, वो तो शायद किसी और के लिए रखी है। आपने तो ये कहा हुकूमत को घर भेजेंगे तब बात होगी। जब हमारी हम हुकूमत एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम हुकूमत की रेटिंग एक्सेप्ट कर रहे कि जिस तरह की इनकी धांधली है, जिस तरह ये हुकूमत की गवर्नेंस है, जिस तरह करप्शन है, करप्शन में पीएमएलएन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हर रोज जो है हमारा एमपी-एमएनए को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। वन साइडेड जो है इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। दूसरी तरफ जो है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो फेलियर का इतना बड़ा वो धब्बा है आपके ऊपर। फिर तीसरी तरफ आपकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, फॉरेन पॉलिसी आपकी फेलियर है। आम आवाम जो है आप महंगाई से तंग है। माइजा हमीद साहबा, आप कह रही हैं कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल ये नाहल है, ये किसी काबिल नहीं, हम इसको नहीं मानते, यही आप कह रही है ना? जब आप इसको नहीं मानते तो इस्तीफे दे के असम्बलियों से बाहर आ जाए। इसी हुकूमत के दौरान आप लोग जो है तनख्वाहें भी ले रहे हैं, असम्बली से मराहत भी ले रहे हैं, एमएनएस भी अपने साथ लिखा रहे हैं, तो छोरे तरीके में इत्मीनान भी आप कहते नहीं लाने, हम इसको खत्म करना चाहते हो, तो इस्तीफे दें। फिर आप इसको इतना लंबा क्यों लेकर जा रहे? देखिए, हमने जो डिसाइड किया था, एक तरीका लाएअमल डिसाइड किया था पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसमें हमारे जलसे चल रहे, हमने जब खत्म कर लेंगे फिर अगला लाएअमल हम बताएंगे। जलसों का मोमेंटम बनाने के नताइज आपको हासिल करने थे, वो नताइज आपको जीबी के इलेक्शन में नजर आ चुके हैं। जो हमारा बयानिया उसके साथ लोग खड़े हुए हैं और पुरजोर तरीके से खड़े हुए हैं। तो जब हम जलसों में जाते हैं, जिस तरह की हमें रिस्पॉन्स मिलती है, हम उस तरह जो है हर जगह पे जलसे अपने जारी रखेंगे, हर शहर में जलसे जारी रखेंगे। जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि जलसे जुलूस जो हैं वो ना किए जाएं, और हाई कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत जो कह रही है उसके मुताबिक तमाम लोग जो हैं उस पर अमल करें, तो क्या अब आप अदालती इस हुक्म को मानेंगे या नहीं? देखिए, अदालती हुकूमत जो है उसका ही हुक्म है ना, उन्होंने कहा है कि एसओपीज जो है वो फॉलो करें। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आवाम जो है वो पीडीएम का साथ दे रही है, और इस वजह से वो कोविड का बहाना बना रहे हैं। ये बहाना हमें, आप इसे कह रहे हैं, आप इसे कह रही हैं, आप बिल्कुल ये कह रही हैं कि कोविड का बहाना है, कोविड नहीं है, फिर ये बहाना है ना? फिर कोविड, हमने कहा था कि आप कोविड जो है बहाना ना बनाएं,
अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं, अपनी सेफ्टी को देखते हुए आना चाह रहे हैं, और वो ये पीडीएम का बयानिया सुनना चाह रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया सुनना चाह रहे हैं, अगर कोविड का बहाना ये बनाया जाएगा ताकि जो है वो अवाम हमारे साथ इकट्ठी होती नजर ना आए, तो ये बहाना नहीं चलेगा। माइजा साहिबा, एक तरफ हुकूमत ये सोच रही है स्कूल बंद कर दें, क्या वो भी आपके ये इन जलसे जुलूसों की वजह से सोचा जा रहा है? दूसरी जानिब ये सोचा जा रहा है कि हम मार्केट्स में स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई कर दें। उधर आप ये देखें कि 2,500 रोजाना की बुनियाद पे केसेस का दोबारा रिपोर्ट होना, गुजरांवाला के जलसे में एसओपीज के तहत आपको मास्क फराहम करना लेकिन उस पर अमल दरामद ना होना, ये क्या तमाम तर बहाने हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत की तरफ से हुकूमत की नाअहली है कि वो एसओपीज फॉलो नहीं करवा सकी, वो एसओपीज इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी, वो लोगों को नहीं रोक सकी लॉकडाउन से, वो जो है इसका फैलाव नहीं रोक सकी। जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब में 3 दफा बीमारियों का फैलाव रोका, तो इसका जिम्मा खुदा का वास्ता ये ज़हन में रखिएगा, कोरोना हो रहा है। आप शायद भूल गई हैं कि पहली दफा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और रिकॉर्ड वो फौतियां हुई थी, वो लोग जिंदगी की बाजी हार गए थे। क्या आपको लोगों की जानों से ज्यादा जलसे जुलूस अजीज है, लोगों की जानों से ज्यादा सियासत अजीज है? ये बता दें बस। हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत वो लोग कर रहे हैं जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो एसओपी फॉलो नहीं करा रहे, और इंतकामी सियासत हो सकता है कि फिर अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर, बरतानिया के अंदर और दीगर यूरोपियन ममालिक के अंदर, जहां इटली शामिल है, जहां दीगर ममालिक शामिल हैं, जहां पर दोबारा दूसरी या तीसरी दफा लॉकडाउन लगने जा रहा है, वहां पर भी शायद खान साहब की चलती होगी, इसलिए दोबारा लॉकडाउन को लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया माइजा, हम इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, जिसे अपोजिशन जमातें हुकूमत पर डाल रही हैं कि हुकूमत कोरोना को बुनियाद बनाकर हमारे जलसे मन से मनसूख करवाना चाहती है, लेकिन हकायक ये है कि 2 से 2,500 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक है और आइंदा मुआशी और तालीमी सूरत हाल किस नहज तक पहुँच जाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, रोज़ाना की बुनियाद पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो 2-2,500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अमवात भी डबल डिजिट्स में हैं, तो पंजाब किस हद तक मुतासिर है, क्या खदशात है? इस वक्त जो हालात जो सामने नज़र आ रहे हैं उसमें बाकी सूबों के मुकाबले में हमारे केसेस अभी भी कदरे कम हैं, और मेरा ख्याल है जो अगर अपोजिशन ये बात कह रही है, मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ, तो फिर ये पूछें उनसे कि क्या कराची और सिंध के जो केसेस हैं वो क्या गलत इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। वजह ये है कि हम कुछ चीज़ों से तो सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कोरोना के केसेस, उनकी तादाद यकीनन बढ़ रही है। पंजाब के अंदर आज के दिन में 658 केस नए जो हैं वो सामने आए हैं, और इसके अलावा 10 लोग इंतकाल कर चुके हैं कोरोना की वजह से। और फिर सबसे बड़ी बात है, आज के दिन में हमने तकरीबन 14,000 टेस्ट किए। हमेशा याद रखिए कि जब केसेस बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ टेस्ट भी हमें बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको कोई सियासी रंग देना चाह रहे हैं और कोई जलसे जुलूसों पे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में इस वक्त रिसर्जेंस हो रही है, सारी दुनिया में सेकेंड वेव आई है, तो पाकिस्तान में भी वी कैन नॉट बी स्पेयर्ड दैट, और हमें अगर हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, इंशाल्लाह सियासत भी साथ चलेगी, जलसे जुलूस भी चलेंगे, पहले हम कोरोना पे काबू तो कर लेना। डॉक्टर साहबा, मार्केटें जल्दी बंद करने या लॉकडाउन करने की तरफ तो नहीं जा रहे? अभी तक तो राना साहब कोई ऐसा इरादा नहीं रखते हम, लेकिन हम रोज़मर्रा, आपको पता मीटिंग होती है, आज की मीटिंग में कुछ चीज़ों की निशानदेही की गई है। अब देखिए, हम लॉकडाउन की तरफ तो आपको पता जा रहे हैं, और कोई तकरीबन बहुत बड़ी तादाद लोगों की हमने इस वक्त लॉकडाउन में रखी हुई है। वो 4,000 से ज़्यादा शख्सियात जो हैं जिनको जहाँ कोरोना है या किसी गली के अंदर कोरोना, तो उसको लॉकडाउन कर दिया है। ये तो है स्मार्ट लॉकडाउन्स हमारे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है शादी घर वगैरह के और रेस्टोरेंट्स की, तो इनको ख़ास तौर पे इनसे इल्तजा की हुई है कि आप मेहरबानी करके आप SOPs
जो हैं उनके ऊपर ज़रूर इंश्योर करें कि SOPs जो हैं वो मेंटेन हो रही हैं, और जहाँ नहीं हो रही वहाँ फ़ाइन भी किया जा रहा है और कुछ शादी घरों को बंद भी कर दिया गया क्योंकि SOPs मेंटेन नहीं हो रही थी। ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर लोग सिर्फ ये समझना शुरू कर दें कि देखें इस वबा को हम रोक एक तरीके से सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की MNA मुस्लिम लीग नून की हैं फ़ायज़ा हमीद, उन्होंने आज प्रोग्राम में कहा है कि हुकूमत जानबूझकर बहाना बना रही है कोरोना का, और अगर ये जलसे जुलूस बंद नहीं करते और खुदा न खास्ता उनमें कोरोना ज़्यादा फैल जाता है, तो पहले भी हुकूमत ने कहा था हम एक्शन लेंगे, एक्शन कुछ नहीं लिया, क्या अब भी कोई एक्शन लिया जाएगा? राणा साहब, सबसे बड़ी ये बात है, मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, अगर उनकी मर्जी की बात हो तो तब तो हम सच्चे हैं, और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ बात हो तो तब हम झूठे हो जाते हैं। ये बात मैं ही कर रही हूँ ना। आज से पहले वो कहते थे कि मैं सच बोलती हूँ, आज अचानक मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट पे आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो कोरोना की रिपोर्ट पे वो आपके खिलाफ चले जाते हैं। हाँ, मैं यही बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, और मेरा काम है कि मैं सच्ची बात जो है वो कौम तक पहुँचाऊँ। इस वक्त कोरोना क्या बहुत बड़ा ख़तरा है, और हमें बतौर पाकिस्तानी सबको कदम उठाना चाहिए कि हम इस वबा को रोकें। हम सारे होंगे तो ये सियासत भी चलेगी, जलसे जुलूस भी चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रीसर्जेंस आई है या एकदम जो तादाद बढ़नी शुरू हुई है, इसमें रोकथाम हो। तो कोई गलत बात तो नहीं कही कि जलसे जुलूस सारी दुनिया में बंद हुए हैं, हम भी बंद कर रहे हैं। अब जहाँ देखें ना, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी घर जो हैं वो चले, आपको पता है सितंबर के महीने में हमने खोले, 6 महीने वो बंद रहे। अब उसके बाद उनकी एक्टिविटी जब चली है, तो हम भी नहीं चाहते कि कारोबार लोगों का बंद हो जाए। आपको भी पता है कि खुदा न खास्ता अगर हमें टोटल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े तो मईशत का इसके ऊपर कितना बुरा असर होता है, तो तब कौन से वबार होगा। फिर क्या ये जो अपोजिशन है ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? या तो उनको तैयार होना चाहिए कि ठीक है, क्या आप अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से बात करने के लिए तैयार हैं इस मामले पे, या इस पे कोई बाकायदा कुछ सोच विचार हो रही है कि आप अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से बात करके देख लें? मेरा ख्याल है कि अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उनसे ढकी छुपी है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा स्टेट सीक्रेट है जो उनसे छुपा के रखा हुआ है। हमने उन सबको पता है, और मैं तो हमेशा तैयार होती हूँ बात करने के लिए। असेंबली में भी इस बारे में बात करते हैं, बल्कि मैंने अभी पिछले दिनों असेंबली का जो सेशन था, मैंने अपना स्पीकर साहब से ख़ास तौर पर कहा, हमने जो अपने सारे जो असेंबली के मेंबरान थे उनका, जब मेंबर्स नहीं जो हमारे वहाँ अमला है, उनके जब टेस्ट किए तो लोग पॉजिटिव निकले को 15-16, तो मैंने उनको कहा कि सर आपको ये असेंबली से भी हमें दोबारा ध्यान से गुरेज करना पड़ेगा या हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। वजह यह है कि केसेस जो हैं अगर खुदा न खास्ता बढ़ गए तो इसके बारे में हमें रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि हम में से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मुखालिफ बात कर रहे हो। ये तो हम पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बात की जा रही है। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन अमेरिका से मांगी गई थी इब्तदाई मरहले में, तो अमेरिका की जानिब से माजरत कर ली गई है। मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं? हमारी ऑलरेडी आपको पता है एक जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर ट्रायल हो रही थी, दैट इज़ अ चाइनीज़ वैक्सीन। तो ये बात नहीं है, हम राब्ते सबके साथ रख रहे हैं। नेचुरली जहाँ वैक्सीन बन रही हैं उनके साथ राब्ता रख रहे हैं। एक रकम मखसूस कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ भी वैक्सीन आए सबसे पहले पाकिस्तान उसके अपॉर्चुनिटी ज़रूर ले। हमारे लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें जो बहुत बड़ी तसल्ली है कि चाइनीज़ जितना काम कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, उससे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगी। और आखिरी सवाल सब जवाब देने पता चला कि मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब है, कोई इतला आई? देखिए जी, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत दे। मैं तो सबकी सेहत के लिए मुसलसल दुआ करती हूँ, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल है। सबसे बड़ी बात है 8-9 महीने वहाँ जब थे वो अपना इलाज करवाते तो शायद आज जो सेहत की खराबी सामने आ रही है वो ना होती।
मुझे तो अफसोस इस बात का होता रहा कि आपको मौका मिला, आप इंग्लैंड में थे, आप कम से कम अपना इलाज ही करवाते, कम से कम इलाज करवा लेते। और दूसरी जानिब जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए, तो अपोजिशन सोचना चाहिए कि एक जो अहम नुक्ता उठाया यास्मीन राशिद साहिबा ने कि क्या कराची और सिंध में रिपोर्ट होने वाले केसेस भी हुकूमत उसे मैनिपुलेट कर रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल के दिन साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड के कुछ मंदरजात मंजर-ए-आम पर आए, जिसमें उसामा बिन लादेन की टारगेटेड कार्रवाई के बाद जो पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उनके जो जवाबात थे, जो जज्बात थे, वो भी उसमें दर्ज थे। इसके साथ साथ भारत के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए गए कि भारत में अगर इत्तेहाद अवाम का बनाना है तो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आप अवाम को दे दें तो इत्तेहाद मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ये इंकशाफ हुआ कि मुआशी तरक्की के बावजूद भारत में तशद्दुद और इंतहा पसंद रवैया बढ़ रहा है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए साबिक पाकिस्तानी सफीर ज़मीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर अकरम साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भारत में इस वक्त जो इंतहा पसंद रवैया है, भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ नारवा सलूक है, सरहदी जो तनाव है, अब तो इसे बैनुल अक़वामी रहनुमा भी मानने लगे हैं, इसका इंकशाफ करने लगे हैं। क्या इससे तब्दीली आएगी कुछ सिचुएशन में? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली आएगी, कि हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस बात पर कायम है कि क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका और दूसरे दीगर मगरबी ममालिक के लिए चीन के खिलाफ इतना एक अहम इत्तेहादी है, इस वजह से वो बात तो करेंगे, तनकीद भी करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं लेंगे जिसकी वजह से हिंदुस्तान को अपने जो रवैया है उसको तब्दील करना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि मोदी हुकूमत जो है वो उनको इसकी तरफ से कोई खतरा नहीं है, ना कि वो समझते हैं कि उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव आएगा। ज़मीर साहब, चलें, इंटरनेशनल दबाव नहीं आ रहा। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की जब से हुकूमत आई है, आज़ादी की तहरीकें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एहतजाज का रंग है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है और बहुत बेइंतहा वहाँ पे सब कुछ हो गया। क्या ये भारत इन तमाम एहतजाज, ऐसी तहरीकों से, खास का खालिस्तान की तहरीक, इन तहरीकों से भारत टूटने नहीं जा रहा? लेकिन वो एक अलग मसला है, क्योंकि भारत में न सिर्फ अभी लेकिन पहले से एक तो हमें सबको मालूम है कि कश्मीर में जो आज़ादी की जो मुहिम चल रही है कई सालों से, वो अपनी जगह है। उसके अलावा जो असम, मणिपुर और ये बाकी के जो वहाँ जिसको नॉर्थ ईस्ट किया जाता है, वहाँ पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, झारखंड में चल रही है, एक माओइस्ट मूवमेंट बंगाल चल रही है, बिहार में। तो ये तो तकरीबन 15-16 इस किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो हिंदुस्तान में कई अरसे से चल रही है। और मोदी सरकार की जो हुकूमत है उसमें फिर अभी जो कुछ बचा कुचा मुसलमानों के साथ जो रहता था उनको भी अभी उसके खिलाफ उन्होंने इक़दाम लेना शुरू किया। तो ज़मीर अकरम साहब, सरहदी तनाव पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी, नेपाल के साथ भी, और फिर अंदरूनी तनाव, ये सारी सूरत हाल मिलके जो मौजूदा हुकूमत है वो कितनी जिम्मेदार लगती है? और अगर मौजूदा हुकूमत की जगह मुस्तकबिल में कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है तो बदलाव क्या दिखाई देता है आपको? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें कांग्रेस, अभी आपने हाल ही में बिहार में इलेक्शन में देखा कि मोदी की पार्टी को फिर से अक्सरियत मिल गई। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ये सारा कुछ जो है बीजेपी की हुकूमत जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपने डोमेस्टिक सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अब आगे जाके देखते हैं कि अगर ये सपोर्ट किसी और वजह से गिरती है या कम होती है, और अगर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसका क्या रवैया होगा। लेकिन
मुझे ये लगता है कि एक बार ये एक जो मसला इन्होंने शुरू कर दिया है फिरकावारियत का, और आपस में जो इनके हिंदू मुस्लिम और कास्ट का जो मसला है, ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान को और तबाही की तरफ लेके जाएंगी। ना सिर्फ जो भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, एक उन्होंने जिसको कहते हैं ना चीनी बॉटल में से निकाल दिया है, वो जिन बाहर आ गया है और उस जिन को वापस अंदर डालना बहुत मुश्किल होगा। रेड साहब, खालिस्तान तहरीक को कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता खालिस्तान तहरीक को ये मतलब है कि सिखों का कोई इतना ज्यादा इख्तियार नहीं है। हाँ, ये है कि वो फौज में उनके ज्यादा तादाद बहुत ज्यादा है उनके पॉपुलेशन के बनिस्बत, लेकिन खालिस्तान का मसला एक उनके बाजू में या उनके साइड में एक कांटे की तौर पर रहेगा, लेकिन खालिस्तान की मुहिम जो है ना कोई स्पीड होती हुई मैं नहीं कहूँगा कि खालिस्तान कोई बन जाएगा, लेकिन ये एक मसला उनकी गले में फंसा रहेगा। बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, भारत की ही बात करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए। कभी सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों से भंबोर दिया गया, कभी सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों से नौजवानों को उठा लिया गया और बाद में उन्हें गायब कर दिया गया। वो गुमशुदा अफराद जिनको वापस देखने के लिए उनकी माएँ, बहनें, बाप आंखें तरस गईं, कुछ नाबीना हो गए, उनका क्या बना? कुछ हकायक मंजर आम पर आए हैं। राना साहब, नए आम पे आने वाले हकायक क्या बताते हैं कि जो गुमशुदा अफराद थे उनका क्या बना? या सर, ये एक ऐसी हकीकत और ऐसे इंकशाफात हैं कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। हम वो टीवी पे वो फुटेज नहीं चला सकते। इतना खौफनाक इंकशाफ सामने आया कि मकबूजा कश्मीर से एक छौनी के अंदर से एक कंटेनर निकलता है जिसको बाई रोड उस कंटेनर ने बिल्कुल सरहद के पार जाना है, यानी भारत की तरफ जो हिस्सा है उसके पास जाना है। वो कंटेनर रास्ते में एक जगह पे उसकी वजह से, बर्फ़बारी की वजह से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे रोड साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, उस रोक दिया गया। कुछ देर बाद हुर्रियत पसंदों के आने की इतला पर उस कंटेनर में मौजूद भारतीय फ़ौजी कंटेनर छोड़कर भाग गए। जब वो भाग जाते हैं तो उसके बाद मकामी लोग जो हैं, मकामी आबादी के जो लोग हैं, जब उन्होंने भी चूँकि उसी रोड से को इस्तेमाल करना है, वो उस कंटेनर को हटाने के लिए जब जाते हैं और कंटेनर को हटाया करने के लिए कोशिश करते हैं और इस दौरानिए में कंटेनर का बैक गेट भी तोड़ दिया जाता है, तो वो उन लोगों की चीखें निकल जाती हैं देखकर कि उस कंटेनर के अंदर, यासर इतना खौफनाक था कि उस कंटेनर के अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों के जिस्मों के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं उस कंटेनर के अंदर रखे हुए फ्रीज़र्स में रखे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चों के जिस्मों के अज़ा भी, नौजवानों के भी, ख़वातीन के भी, ये सब वो लोग थे जिन्हें इन्होंने गायब कर दिया था, जिनको मुजाहिदीन के नाम पर उठा लिया गया था, जिनको हुर्रियत पसंदों की मदद करने के नाम पर उठा लिया गया था, जिनको कॉलेज जाते हुए रास्ते से गायब कर दिया गया था। उनको कत्ल करने के बाद, उनको ज़िबा करने के बाद, उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो है वहाँ से भारत मुंतकिल किए जा रहे थे। भारत फिर वो किस मुल्क में अज़ा को मुंतकिल करना था, उससे क्या घिनौना खेल खेला जाना था, क्या कारोबार किया जाना था। या सर, एक कंटेनर के अंदर ये बाकायदा रिपोर्टेड हो चुका है कि एक कंटेनर के अंदर 1000 से जायद अफराद के जो ना मुस्लिम जिस्म के मुख्तलिफ ऐसे अज़ा थे जिन्हें फ़रोख्त किया जा सकता है, और उसमें जो है बाकायदा 300 से जायद मासूम बच्चों के भी थे। अब यासर, ऐसे खौफनाक वो मनाजर थे कि अगर आप वो देख लें, हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों ने दहाड़े मार मार कर वहाँ पे रोना शुरू कर दिया। हर शख्स जिसका कोई अपना वहाँ से गुमशुदा था, जिसके अपने को अगवा किया गया था, अगवा ही होगा ना, ये भारतीय फौज अगवा करती है, उठा के ले गए थे, तो वो समझता था कि ये अज़ा उसी के अपने किसी अपने के हैं। ये वहाँ पे एक नया इंकशाफ हुआ है कि अब भारतीय, पहले जेलों में नौजवानों को फेंका जाता था, लड़कियों को जेलों में फेंका जाता था, लड़कियों की अस्पत दरी की जाती थी, मासूम बच्चों की लाशें
के दरख्तों से लटकती हुई नजर आती थी, लेकिन अब उनके जिस्म के अज़ा जो हैं वो निकाल कर बाकायदा भारत भेजे जाते हैं, जहां से वल्लाह आलम वो किस मुल्क में भेजे जाते हैं और क्या गनौना के लिए। ये सोचने का वक्त है कि इतने सालों दरिंदगी चल रही है, आप लोगों को उठा रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, आज़ा की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन ये हलकूम से निकलने वाले आज़ादी के नारे दब नहीं रहे, आंखें पथरा नहीं रहीं, ये लोगों का जज्बा मर नहीं रहा। सोचने की बात है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब के बड़े शहरों में हफ्ताए शान रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर भी हफ्ताए शान रहमतल लिल आलमीन मनाया जा रहा है। पंजाब भर में मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें तकरीरी मुकाबले भी करवाए जा रहे हैं, महफिल नात का भी एहतमाम किया जा रहा है और हुजूर के उसवाए हसना का दर्स दिया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन है नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, अपने नबी से मोहब्बत, इश्क और उनसियत का इजहार हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, उस पर लाज़िम व मलज़ूम भी है। वो नबी जो तख्लीक़े कायनात हो, जिनका नाम किताब फ़ितरत के सरे वर्क पे लिखा हो, उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए किस तरीके का एहतमाम किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 2 आयात में पूरी कायनात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम को वाज़ेह कर दिया है। एक में ये कहा कि देखो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मालिक हूँ, राज़िक हूँ, इज्जतें देने वाला हूँ, ज़िल्लतों से बचाने वाला हूँ, तुम्हारी मुश्किलों को हल करने वाला हूँ, तुम्हारा इस कायनात को बनाने वाला हूँ। लेकिन ए मेरे प्यारे हबीब, अपनी उम्मत को बता दो कि ये अगर मेरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खालिक व मालिक हूं, हमारा रब है अल्लाह, हम उससे मोहब्बत करना चाहते हैं, कहा ठहरो, इनको अपनी उम्मत को यही रुक जाएं। क्या करें? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कहा अपनी उम्मत को कहो कि अगर तुम अपने अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो वो मोहब्बत उस वक़्त तक कबूल नहीं होगी जब तक क्या नहीं करोगे? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा नहीं करोगे। यानी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर अल्लाह करीम को अपने साथ भी मोहब्बत कबूल नहीं है। और फिर अगर मेरी इत्तिबा करोगे तो क्या होगा? कहा अब ये देखें, ये दो चीजें समझने की हैं। पहले मैं जा रहा हूं कि अल्लाह तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरे से मोहब्बत करने आ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं रुक जा, मुझे तेरी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे इत्तिबा चाहिए मेरे महबूब की, मुझे इत्तिबा चाहिए खातिमुल मुरसलीन की, मुझे इत्तिबा चाहिए खातिमुल अंबिया की, मुझे इत्तिबा चाहिए इमामुल अंबिया की। अगर तुम इमामुल अंबिया की इत्तिबा करोगे तो क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। पहले मैं अल्लाह के साथ मोहब्बत करने जा रहा हूं, अल्लाह कहता है कबूल नहीं है, मेरे नबी की इत्तिबा के बगैर कबूल नहीं है तेरी मोहब्बत। अगर मेरे नबी की इत्तिबा करोगे, मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लग जाऊंगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दूंगा। दूसरी जगह फरमाया लक़द कान लकुम फी, जी आप बताइए, आप कर लें जी। ताहिर अशरफी साहब, दूसरी जगह फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, तुम्हारा आइडियल, तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए रास्ता मैंने मुंतखब कर दिया। वो क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है।
आज जरूरत इस बात की है, हम दावा करते हैं कि हम आशिक हैं, हम दावा करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन वो आशिक कैसा आशिक होगा कि जो उसका महबूब कहे वो बात ना माने और कहे नहीं मैं आशिक हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि झूठ ना बोलो, हम झूठ छोड़ते नहीं हैं, कम ना तोलो, हम कम तोल रहे हैं, मिलावट ना करो, हम मिलावट कर रहे हैं, पड़ोसी से अच्छा सलूक करो, हम पड़ोसी से बुरा सलूक कर रहे हैं, अपनी बेटियों बहनों का ख्याल करो, वरासत में हिस्सा दो, हम देने को तैयार नहीं है। तो ये जो इश्क का दावा है, ताहिर अशरफी साहब, कोई शक नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क जो है वो उनकी तालीमात पे अमल करना जो है सबसे बड़ा इसका ये चीज़ है। अब मैंने पहली दफ़ा देखा, आप भी इस कि हुकूमत पाकिस्तान ने कभी सरकारी, देखिए हर शख्स जो है उसके दिल में इश्क है, वो इश्क करता है, इसमें हम किसी पे कोई नहीं कह सकते, हर शख्स बढ़ चढ़ के करता है। लेकिन इस दफ़ा बड़ा खूबसूरत हुआ है कि जब एक तरफ फ्रांस के अंदर गुस्ताखी की गई तो उसी वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तौर पर ऐसा यकजहती का मुजाहरा किया गया और आप लोगों ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतहा की। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो कमाल कर दिया है कि मैं देख रहा हूँ कि रोज़ाना वज़ीर आला पंजाब जो हैं किसी ना किसी एक दिन में 6 ऐसी तकरीबात पे जा रहे हैं जहाँ पे जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकरीबात होती हैं, मुशायरे हो रही हैं, महफ़िल नात हो रही है, तकारीर हो रही हैं, थानों में अंदर भी महफिलें हो रही हैं, पुलिस में महफिलें हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। ये पहले नहीं था, इससे लोगों का रुझान मज़ीद बढ़ा है। आप मज़ीद इस एक हफ्ते के बाद क्या करने जा रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये जब फ्रांस का मामला हुआ तो मुझे राना साहब ये फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक में पहले नंबर पर है कि जिसने ये बात वाज़े कर दी दुनिया के ऊपर कि हमें अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के में इस्लामी सरबराहों को खतूत लिखे हैं कि आओ, अगर हम नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुत्तहद नहीं हो सकते तो फिर कहाँ मुत्तहद हो सकते हैं? फिर कैसे, कौन सा वक्त आएगा? इससे भी कोई बुरा वक्त आना है कि एलानिया फ्रांस की हुकूमत ने, फ्रांस के सदर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने वालों की सरपरस्ती शुरू कर दी है। एक तो फिर उसके नतीजे में पहले वफाकी हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल से लेकर 20 रबीउल अव्वल तक एक हफ्ता पूरा जो है वो हफ्ता इश्क रसूल का मनाया। और अब जो पंजाब हुकूमत है ये शान रिसालत और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान पर आपने देखा आज भी लाहौर में बहुत बड़ी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हम ये दुनिया और 50 करोड़ रुपया हुकूमत पंजाब ने रखा है स्कॉलरशिप का जो दिया जाएगा उन नौजवानों को जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे और उस पर थीसिस लिखेंगे और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री। और ये भी कि नबी से मोहब्बत और इश्क के लिए किसी दिन, किसी या किसी वक्त को वक्फ या मंसूब नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसे इकदामात से दीन से दूरी के माहौल में खुशगवार तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।